बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा भेष तब्दील करके जब उसने आईना मेरे सामने किया तो मैं हकीकतन उछल पड़ा। आईने के अंदर मुझे घनी मूंछों वाला गहरे सांवले रंग का एक बंदा दिखाई दिया। भाई वाह, मान गए। मेरे मुंह से बेसाख्ता उसके लिए तारीफ निकली। जवाबन उसने फ़कत मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। ये कब तक बरकरार रह सकेगा? मूछें वगैरह तो आप खुद भी थोड़ी सी कोशिश करके उतार और लगा सकते हैं, और चेहरे और बालों की रंगत उस वक्त तक नहीं उतरेगी जब तक आप उन्हें स्प्रिट से धो नहीं लेते। वो मेरी बात का जवाब देता हुआ बोला। उसके बाद सेठ रविंद्र नाथ के हुक्म से उसका मुलाजम शीशनाक का एक सूट उठा लाया, क्योंकि हम दोनों की जिसामत तकरीबन बराबर थी। बाथरूम में जाकर मैंने सूट पहना और फिर फोटोग्राफर ने मुख्तलिफ जावियों से मेरी चंद तस्वीर लीं। तस्वीर लेने के बाद फोटोग्राफर और मेकअप मैन रुखसत हो गए, लेकिन जाने से पहले बूढ़ा मेकअप मैन एक छोटी सी बोतल में रंगत बदलने वाला महलूल मेरे हवाले करना ना भूला, जिसकी बदौलत मैं अपने हाथों का रंग बदल सकता था, ताकि हाथों की उजली रंगत से मेरे मेकअप को कोई भांप ना ले। सेठ साहब, कब तक पासपोर्ट बन जाएगा? उनके जाते ही मैंने सेठ से पूछा। पासपोर्ट और तुम्हारे मौजूदा हुलिये के शनाख्ती कागजात सुबह तक तैयार हो जाएंगे। तुम दोपहर 12 बजे तक तैयार हो जाना, क्योंकि 1 बजे की फ्लाइट से तुम्हें ओमान के लिए फ्लाई करना है। वहां से तुम्हें पाकिस्तान के लिए आसानी से फ्लाइट मिल जाएगी। अगर कोई उलझन पेश आए तो वहां पर मौजूद मेरे नुमाइंदे से बात कर लेना, वो तुम्हारी हर मुश्किल को हल कर देगा। ये कहकर उसने एक विजिटिंग कार्ड मेरी सिमत बढ़ा दिया जो उसके नुमाइंदे का था। शुक्रिया सेठ साहब, मैंने कार्ड अपनी जेब में डाल लिया। अब आप हमें इजाज़त दें। सुबह इंशाल्लाह मैं 11 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा। ओके, गुड बाय। वो खड़ा होकर मुझसे गले मिलता हुआ बोला, जबकि शीतल के सर पर उसने हाथ फेरने पर इक्तफा किया था। शीतल की गाड़ी अभी तक कोठी के गैराज में जूं की तूं खड़ी थी। पौने घंटे की ड्राइविंग के बाद हम शीतल की कोठी में पहुंच गए। इतनी रात गए भी शीतल का बूढ़ा मुलाजम पहली कॉल बेल पर ही दौड़ा चला आया था। वो रात मेरी जिंदगी की अजीब रात थी। पाकिस्तान वापसी की खुशी के साथ साथ शीतल से बिछड़ने का दुख भी मेरे अंदर हलकोरे ले रहा था। शीतल रविंद्र नाथ की कोठी में ही मेरे जाने का सुनकर गुमसुम सी हो गई थी। इसके बाद से लेकर अभी तक उसने कोई बात नहीं की थी। क्या हो गया है तुम्हें? जब मेरी हर बात के जवाब में उसकी गुफ्तगू हाँ हूँ से आगे ना बढ़ी तो मैं जिद छोड़कर बोला, मैंने पहले दिन से ही तुझे अपनी मजबूरियों के बारे में बता दिया था। फिर इस तरह मूड बनाने का फ़ायदा? मैंने मूड तो नहीं बनाया, और मूड बना भी लूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा फ़र्क? और ये भी तो सोचो कि मैंने भी तो तुमसे जुदाई का दुख झेलना है। उसने अपना नीचे झुका हुआ सर उठाया। उसकी खूबसूरत झील जैसी आंखों में मुझे वीरानी ही वीरानी नजर आई। चंद लम्हे मुझे घूरने के बाद वो आहिस्ता से बोली, सुनो, तुम अज़म वाले हो, बला का ज़ब्त रखते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मगर सोचो, जिसे तुम छोड़े जाते हो उसे तो ठीक से शायद बिछड़ना भी नहीं आता। आखिरी अल्फाज कहते कहते उसकी आवाज़ भरा गई और वो रो दी। मैंने इसे अपने साथ लिपटाया और तसल्ली देते हुए बोला, शीतल, मेरा तुमसे वादा है कि जैसे ही मेरे घर के हालात सुधरे, दुश्मनी की आग ठंडी पड़ी, मैं तेरे पास आ जाऊंगा या तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारे घर में हालात इतने ही ख़राब हों जितना तुम तसव्वुर किए बैठे हो। इसे चूंकि मैं अपने तमाम हालात तफसील से बता चुका था, इसलिए एक उम्मीद के सहारे वो मुझे तसल्ली देते हुए बोली, अल्लाह करे यूं ही हो। मेरे दिल की गहराइयों से दुआ निकली, और अगर ऐसा हुआ तो मैं जाते ही तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। तुम्हारे घर और तुम्हारी सहेली के फ़ोन नंबर मुझे याद हैं। मेरे घर में अलबत्ता फ़ोन मौजूद नहीं है, और अपने घर का पता मैं पहले से तेरे हवाले कर चुका हूँ। मैं सारी ज़िंदगी तेरी कॉल का इंतज़ार करूँगी। अगर मैं तुम्हें कॉल करने के लिए ज़िंदा रहा तो। वो मेरे होंठों पे हाथ रखकर मेरी बात काटते हुए बोली, मैं पहले थोड़ी परेशान हूँ जो तुम मज़ीद परेशान कर रहे हो। वो रात हम दोनों ने जागते हुए गुजारी। सुबह भी शीतल ने मुझे सोने के लिए ना छोड़ा। 11 बजे हम शीतल के मकान से निकले और सेठ रविंद्र नाथ की कोठी में पहुँच गए। सेठ रविंद्र नाथ पुरतबाक अंदाज में हमसे मिला। मिस्टर उमर जान, सेठ हमें बैठने का इशारा करते हुए बोला, आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी? नो थैंक्स सर, हम नाश्ता करके आए हैं। ओके, फिर आप लोगों को मेरी तरफ से गुड बाय। अब एयरपोर्ट तक आपके साथ मिस्टर जोगिंदर जाएगा। उसने ड्राइंग रूम में मौजूद
एक पुख्ता उम्र के आदमी की तरफ इशारा करके कहा, इसी के पास आपके कागजात भी हैं, मेरे लायक कोई और काम हो तो बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब, मैंने उससे अलविदा होते हुए कहा। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। जोगिंदर के पास अपनी गाड़ी थी, जबकि मैं और शीतल वहां से शीतल की गाड़ी में रवाना हुए। 12:30 बजे के करीब हम एयरपोर्ट में दाखिल हुए और ठीक 1 बजे मेरा जहाज ओमान के लिए फ्लाई कर गया। लाउंज में कमाल ज़बत का मुजाहरा करते हुए शीतल ने मुझे अलविदा कहा था और जब तक मैं इसे नजर आता रहा वो हाथ हिलाती रही। उससे बिछड़ते वक्त मेरा दिल भी अजीब किस्म की उदासी से भर गया था। वो वाकई एक अजीबोगरीब लड़की साबित हुई थी। मैं जहाज की सीट से टेक लगाकर उसके साथ गुजरे दिनों की यादों में खो गया। नामालूम जिंदगी दोबारा उससे मुलाकात का मौका भी देती या नहीं। बहरहाल ये यकीनी बात थी कि उसने हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहना था। वो किसी भी लिहाज से भुलाने के काबिल नहीं थी। ओमान पहुंचकर इमिग्रेशन के अमले को कागजात चेक कराते हुए मेरे दिल में खौफ रहा कि कहीं वो मेरे नकली कागजात को पहचान न लें, लेकिन अल्लाह के फजल से अमले ने मेरे कागजात बड़ी आसानी से ओके कर दिए। सेठ रविंद्र नाथ ने वाकई लाजवाब किस्म के कागजात तैयार कराए थे और उनमें कोई ऐसी सुकम नहीं रहने दी थी जिसकी वजह से मैं मुश्किल में फंसता। वहां पर अगले दिन मुझे आसानी से पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट मिल गई और मैं बहुत सारी हसरतें, आरजुएं और अंदेशे दिल में बसाए पाकिस्तान रवाना हो गया। कराची एयरपोर्ट पर उतरते ही मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। इंडिया के अंदर गुजरे हुए शबो रोज़ मुझे भयानक ख्वाब की तरह महसूस हो रहे थे। अगरचा इस अरसे के अंदर कुछ खुशगवार लम्हात भी बीते थे, मगर वो सिर्फ शीतल से वाबस्ता थे। कराची एयरपोर्ट से निकलते हुए मुझे किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़ा। ओमान में मैंने भारतीय करेंसी और डॉलरों के बदले रियाल हासिल कर लिए थे और कराची पहुंचते ही सबसे पहले इन्हीं रियालों के बदले पाकिस्तानी करेंसी हासिल कर ली। एक दुकान से स्प्रिट खरीद कर मैं हमाम में जा घुसा ताकि अपना हुलिया तब्दील कर सकूं। रश की वजह से कोई भी मेरे बदले हुए हुलिये की जानिब मुतवज्जा ना हो सका। वहां से फारग होते ही मैं एक शॉपिंग प्लाजा में घुस गया ताकि अपने लिए कपड़े खरीद सकूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक जिस इलाके से था वहां पर सूट पहनना ना सिर्फ मायूब समझा जाता था, बल्कि इस किस्म का लिबास पहनने वाला एक तमाशा बन जाता। माजी करीब तक तो हमारे इलाके में नंगे सर फिरना भी एक जुर्म गर्दाना जाता था। आजकल अलबत्ता इक्का दुक्का नौजवान बगैर पगड़ी और टोपी के नजर आ जाते थे, मगर उनको भी बड़े बूढ़े हकारत की नज़र से देखते हुए लगे हाथों नसीहतें करने से नहीं चौंकते। अपने लिए 2 रेडीमेड शलवार कमीज सूट लेने के साथ साथ मैंने सादिया और अदनान के लिए भी कई सूट ले लिए। शॉपिंग प्लाजा के अंदर ही कपड़े बदल कर मैं बाहर निकला और टैक्सी पकड़कर अड्डे की जानिब रवाना हो गया। कराची के रास्ते मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि इससे पहले मैंने कराची नहीं देखा था, लेकिन इस अजनबियत में भी एक अपनापन था। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और पाकिस्तान का शहरी होने की फ़ख्र की वजह से मेरा ज़हन हर किस्म के डर और खौफ से आज़ाद था। टैक्सी ड्राइवर का ताल्लुक सूबा पंजाब के मशहूर शहर फैसलाबाद से था। गुलाम हुसैन नाम का ये ड्राइवर काफ़ी बातूनी था। उसके फैसलाबादी लहजे की पंजाबी से मैं लुत्फ़अंदोज़ हुए बिना ना रह सका। ये शायद चंद हफ्ते परदेश की ठोकरें खाने का नतीजा था कि कराची की हर चीज़ भली सी लग रही थी। बस अड्डे में जाकर सबसे पहले मैंने अपने इलाके में जाने वाली बस का टिकट खरीदा, जिसने मेरे इलाके से गुजरते हुए पेशावर जाना था। टिकट पर बस की रवानगी का टाइम रात के 10 बजे लिखा हुआ था। 10 बजे तक का वक्त मैंने अड्डे के अंदर घूम फिर कर गुजारा। एक दफ़ा तो जी में आया कि मैं अपने दोस्त अमजद के घर का चक्कर लगाऊं, क्योंकि कराची आकर भी उसके वालिदैन से मुलाकात ना करना बड़ी ज़्यादती की बात थी। हालांकि उसके घर का पता मुझे ज़ुबानी याद था और उसके घर वालों से मुलाकात ना होने के बावजूद वो मुझे और मैं इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ था। लेकिन आखिर में इन सब सोचों के बावजूद अपने घर की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस मैं अपने ख्यालात को अमली जामा ना पहना सका कि ये ना हो कि अमजद के घर वाले मुझे रोकने की कोशिश करें, और रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बस की सीटें काफ़ी आरामदेह थीं, लेकिन मैं सोने में कामयाब ना हो सका। घर वालों की खैरियत के बारे अंदेशे पाकिस्तान पहुंचकर कम होने के बजाय बढ़ गए थे। मैं खुद को लाख तसल्लियां देता, लेकिन चचा फाजिल का लिखा हुआ मुख्तसर ख़त मेरी आंखों के सामने सवालिया निशान बनकर आन खड़ा होता, और इस सवालिया निशान के आगे हलाकत और तबाही के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था।
चौधरी अनवर गो खालस गंडापुर नहीं था, लेकिन गंडापुरों के मुआशरे के अंदर ही इसकी पैदाइश हुई थी और गंडापुरों की तमाम जाहिलाना रसूमात और खूनख्वारी इसमें मौजूद थी। इसके बारक्स गंडापुरों की अच्छी कदरें चौधरी खानदान को हजम न हो सकी थीं। वो कमीनी खसलत रखने वाला दुश्मन था। सियानों के कहने के मुताबिक ऐसे शख्स की न दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी, जबकि मेरा खानदान दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर उससे दुश्मनी की इब्तिदा कर बैठा था। इससे कतई नज़र कि मेरा खानदान हर लिहाज से चौधरी खानदान के हम पल्ला था, बल्कि अददी लिहाज से तो हमें उन पर वाज़िया बरतरी हासिल थी। यानी उसके 2 बेटों के मुकाबिल हम 4 भाई थे, लेकिन इस कमीने दुश्मन से कुछ बाइद नहीं था कि वो कब कौन सी चाल चल जाए। ऐसे लोगों ने अपने लिए वही घिसी पिटी कहावत अजबर कर रखी होती है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। हालांकि ये फिक्रा कमज़ोर किरदार के मालिक किसी बुज़दिल शख्स का घड़ा हुआ है, जो ना जाने किस तरह आम हो गया, वरना दुश्मनी और मोहब्बत हमेशा असूल रखती है। खासकर गंडापुर कौम तो इन असूलों को किसी खजाने की तरह संभाल कर रखती है और पुरखों के वो किस्से जिनमें किसी असूल की खातिर किसी शख्स ने अपना नुकसान किया हो, बड़े फ़ख्र और अकीदत से सुनाए जाते हैं। मेरे ही गांव के एक नामी ग्रामी बदमाश का एक मशहूर वाक़या है कि उसका छोटा भाई दुश्मन की बेटी को घर से भगा कर ले गया था, जिसमें लड़की की मर्जी भी शामिल थी। अपने भाई की इस हरकत पर बजाय खुश होने के कि उसने दुश्मन की इज्जत को खाक में मिला दिया था, उसने अपनी बहन का हाथ पकड़कर दुश्मन के घर पहुंचा दिया कि मेरे भाई से गलती हुई और अजाले में मैं अपनी बहन लेकर आया हूं। तुम्हारे खानदान में जिसने उससे निकाह करना है कर ले। लेकिन चौधरी पार्टी से किसी अच्छाई की उम्मीद रखना आग से ठंडक की भीख मांगने के मुतरादिफ था। वो सिर्फ डंडे की जुबान समझने वाला खानदान था, बदतर के लिए लोमड़ी की तरह चलाक और ऊंट की तरह कीना रखने वाला, जबकि कमज़ोर के लिए शेर। मुझे यकीन था कि आमने सामने की लड़ाई में मेरे भाइयों ने चौधरी खानदान को किसी खातर में भी नहीं लाना। अलबत्ता वो धोखे से कोई वार कर जाते तो दूसरी बात थी, और इस सूरत में भी उम्मीद थी कि ईंट का जवाब उन्हें पत्थर से ही मिलता। लेकिन ये सब कुछ सोचने के बाद भी मेरे दिल को करार नहीं आ रहा था और मेरी छठी हिस्स किसी नामालूम हादसे का सिग्नल दे रही थी। यूं लगता था जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। बस फराटे भरती अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी और इससे ज्यादा तेजी से मेरे ख्यालात सोच की लहरों पर दौड़ रहे थे। हम रात का खाना खाकर कराची से निकले थे, इसलिए रात को बस बगैर रुके चलती रही। ड्राइवर ने सुबह नाश्ते के लिए आधे घंटे का स्टॉप किया। तमाम लोग बस से उतरकर अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए होटल में फैल गए। सर्दियों की तवील रात जागते हुए गुजारकर मैं सख्त महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने खूब डट कर नाश्ता किया। दोबारा गाड़ी के चलने के साथ ही मुझे ऊँग आने लगी और थोड़ी देर बाद ही मैं सो गया। नींद की हालत में भी मैं उल्टे सीधे ख्वाब देखता रहा। मेरी आंख लोगों की बातों के शोर से खुली। बस रुकी हुई थी और लोग अपनी सीटों से उठकर बाहर का रुख कर रहे थे। मैंने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। दिन के 10 बज रहे थे। बस किसी वीरान सी जगह पर खड़ी थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि बस में कोई खराबी पैदा हो गई थी और फिर बस की खराबी दूर करते हुए काफ़ी देर हो गई। पहले तो कंडक्टर लिफ्ट लेकर करीबी शहर तक पहुंचा और फिर वहां से मैकेनिक को बिमा सामान के लेकर आया, लेकिन खराबी कोई पेचीदा किस्म की थी कि मैकेनिक इसे चंद घंटों में ही ठीक कर पाया। वहां से रवाना होते हुए सूरज गरूब होने लगा था। तमाम लोग भूख से बेहाल थे। सुबह नाश्ते के बाद शाम तक सर्दियों का दिन बगैर खाए पिए गुजारना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि गर्मियों के मुकाबले सर्दियों का दिन काफ़ी मुख्तसर होता है। घंटा भर सफ़र के बाद हम एक होटल के करीब पहुंचे। ये कोई गैर मरूफ सा होटल था। बस के रुकते ही तमाम लोग भेड़ बकरियों की तरह होटल के बरामदे में बिछी चारपाइयों की तरफ भागे। इतने ज़्यादा ग्राहकों को देखकर एक लम्हे के लिए तो होटल का मालिक बौखला गया था। उसके पास मौजूद 2 कम उम्र लड़के जो वेटर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, भाग भाग कर सवारियों को खाना सर्व करने लगे। मेन्यू में सिर्फ सब्जी दाल थी, लेकिन इस भूख में वो तरकारी भी चिकन कढ़ाई से लजीज महसूस हुई। खाने और चाय में हमारा मजीद 1 घंटा ज़ाया हुआ, लेकिन इसके बाद गाड़ी सुबह तक बगैर रुके चलती रही। मैं अपने शहर में दिन के 10 बजे पहुंचा। सबसे पहले बैंक में जाकर मैंने अपने पास मौजूद रकम अकाउंट में जमा कराई और फिर बस अड्डे जाकर अपने गांव की तरफ जाने वाली बस में बैठ गया। जितनी देर बस रुकी रही, मेरी नज़रें बस के अंदर किसी जाने पहचाने चेहरे को तलाश करती रहीं।
मगर मुझे ऐसा कोई शख्स नजर न आया जिससे मैं घर या गांव की खैरियत पूछ सकता। 1 घंटे के मुख्तसर सफर के बाद मैं पहलवान होटल के करीब जा उतरा। मेरा गांव इस जगह से चंद किलोमीटर दूर था। मैंने टांगे वगैरह का इंतजार करने के बजाय पैदल सफर को तरजीह दी। सफरी बैग को कंधे से लटकाकर मैं जाने पहचाने रास्ते पर कामजन हो गया। मुझे पता था कि पहलवान होटल पर मेरे गांव के काफी लोग बैठे होंगे, मगर मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए इतना बेचैन था कि वहां पर रुककर घर की खैर खैरियत के बारे पूछना मुझे वक्त का ज़िया लगा। मेरी आंखों के सामने तमाम घर वालों के चेहरे मुस्कुराते हुए फिल्म की तरह चल रहे थे और 15-20 मिनट के सफ़र के बाद मैंने उनके बीच में होना था। मेरे दिल में रह रहकर ये सोच भी उभर रही थी कि कहीं मेरे भाइयों में से कोई कत्ल ना हो चुका हो या इसके बरक्स मुखालफिन में से किसी को मारकर हवालात में बंद ना हो गया हो। और इस तरह के किसी भी हादसे की सूरत में अम्मी ने तो रो रो कर अपने आप को हलकान कर देना था, क्योंकि अब्बू जान जितने हौसले वाले थे, अम्मी जान इतनी ही नरम दिल और छोटे छोटे हादसों से घबरा जाने वाली थीं। बहरहाल मैं ज़हनी तौर पर हर किस्म की अनहोनी के लिए अपने आप को तैयार करता आ रहा था। मैं जैसे ही अपनी गली में मुड़ा, मेरी कैफियत अजीब सी हो गई। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं सदियों से घर वालों से बिछड़ा रहा हूं। नामालूम एहसास के ज़ेरे असर मैं सर झुकाए तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। शायद मैं इस तरह लाशऊरी तौर पर गली की तवालत को कम करना चाह रहा था और फिर मेरे कदम ठीक मेरे घर के बड़े दरवाजे के सामने जाकर रुक गए। घर का बैरूनी दरवाज़ा लकड़ी का था और इस पर सफ़ेद पेंट किया गया था। बगैर देखे मुझे अपने घर के दरवाजे की एक एक कील याद थी। मेरी झुकी नज़रें जैसे ही उठी, मुझे झटका सा लगा। शायद मैं गलत दरवाजे के सामने आकर रुक गया था, मगर दाएं बाएं देखने पर भी वो मेरे घर का ही दरवाज़ा साबित हुआ। बल्कि दरवाजे के बजाय अगर मैं इसे दरवाजे का जला हुआ ढांचा कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मैं भागकर अंदर दाखिल हुआ, मगर वो घर के बजाय खंडर नज़र आ रहा था। सफ़ेदी लिए हुए दीवारें काली स्याह नज़र आ रही थीं। कमरों के दरवाजे जलकर कोयला हो गए थे। अल्लाह करे मेरे घर वाले बच गए हों। मेरे दिल की गहराइयों से दुआ निकली। कंधे के साथ लटकते बैग को सहन में फेंक कर बेकरारी से एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमने लगा, मगर चंद आवारा कुत्तों के अलावा मुझे कोई जी रूह नजर न आया। इसका मतलब है दुश्मनों ने वाकई कमीनगी का सबूत दिया है। मेरे जहन में एक तल्ख सोच उभरी। बहरहाल घर का क्या है, और बन जाएगा, बंदे सलामत रहें। मैं खुद को तसल्ली देने लगा। तमाम कमरों और बैठक का जायजा लेने के बाद मैं बाहर निकलने के इरादे से बढ़ा ताकि पड़ोसियों से घर वालों का अता पता मालूम करूं। अपने जहन में मैं तसल्ली के वो अल्फाज सोच रहा था जो मैंने अम्मी जान और सादिया से कहने थे। मुझे इल्म था सादिया अपने ख्वाबों का घर मस्मार होते देखकर बहुत रोई होगी। मैंने सोचा बहरहाल कोई बात नहीं, मैं इसको पहले से भी अच्छा घर बना दूंगा। अब तो यूं भी इंडिया से काफ़ी बड़ी रकम साथ लेकर आया था जो मैंने अपने अकाउंट में जमा करा दी थी। मेरे घर से निकलने से पहले चंद पुलिस वाले दंदनाते हुए अंदर दाखिल हुए। उन्होंने राइफलें यूं तानी हुई थीं जैसे किसी खतरनाक मुजरिम को पकड़ने जा रहे हों। खबरदार, हाथ ऊपर। मुझे देखते ही उनमें से एक चलाया। बाजू पर लगी रैंक वाली पट्टी उसको हवलदार जाहिर कर रही थी। मैं हाथ उठाने के बजाय उन्हें हैरानी से तकते हुए बोला, खैर तो है भाई साहब, मैं कोई मुजरिम नहीं बल्कि इस घर का मालिक हूँ। मुजरिम के मामे, हाथ ऊपर कर। वो गुस्से से चलाया। हवलदार साहब, आपका मतलूबा मुजरिम भाग जाएगा। आप गैर मुतलका शख्स से उलझ रहे हैं। गैर मुतलका शख्स के बच्चे, क्या तेरा नाम उमर जान नहीं है? है तो, मैंने हैरानी से कहा। इसका जवाब तुझे थाने चलकर दिया जाएगा। ठीक है, मैं घर वालों से मिलकर थाने पहुंच जाऊंगा। घर वालों से मिलने के लिए चंद दिन इंतजार करो। फांसी होते ही तो खुद ब खुद उनके पास पहुंच जाएगा। इस बकवास का मतलब मैं झुंझला कर बोला, ओए, मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। हवलदार ने राइफल कॉक करते हुए कहा, तुम अपनी बकबक बंद करो और हाथ ऊपर उठा लो। वो कोई इंडिया पुलिस तो थी नहीं कि मैं उससे लड़ झगड़ कर वहां से निकलने की कोशिश करता, और पाकिस्तान में रहते हुए पुलिस वालों से टकराना कोई दानिशमंदी नहीं थी। मुझे अंदाज़ा था कि वो किसी गलत फहमी की बिना पर मुझे पकड़कर थाने ले जा रहे थे। मैंने मजबूरन अपने हाथ सर से बुलंद कर लिए। हवलदार ने एक आदमी को इशारा किया। उसने आकर मेरी तलाशी ली, मगर उसके अनाड़ीपन को देखकर यूं लगा जैसे वो पुलिस के सिपाही की बजाय कोई मजदूर हो। मैं जानता था
कि थाने जाते ही उनको अपनी गलती का पता चल जाएगा कि वो गैर मुतल्लका शख्स को पकड़ कर ले आए हैं। मगर एक चीज़ मुझे उलझन में मुब्तला किए हुए थी कि हवलदार ने मेरा सही नाम लेकर पुकारा था और ये किस तरह हो सकता था कि उनका मतलूबा शख्स भी मेरा हम नाम हो। बहरहाल मैंने सर झटक कर अपनी कोफ्त दूर की और चुपचाप हथकड़ी लगवा ली। जारी है।